मेरे दोस्तों, बीजेपी जीत के बिहारी है, ये बात पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि हार की वजह आपको लगभग पता है, लेकिन बीजेपी की हार की वजह एक और पता चली है, एक बात सामने आई है और वो बात पर कुछ लोगों ने ध्यान दिया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं। आइए वो बात अब धीरे धीरे बढ़ रही है और खुद सामने आ रही है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में गृह कलेश चल रहा है, टकराव चल रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना तनाव वाला है। बता दूं, 2 सीट से इतनी बड़ी सरकार तक आने का सफर बीजेपी का अकेले का नहीं था। बीजेपी और आरएसएस साए की तरह एक दूसरे के साथ थे। हजरात मोहतरम, ऐसे में आपको मालूम है कि जब बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई तो उसके अंदर घमंड, अकड़, ईगो की प्रॉब्लम आ गई। खासकर जो राजा है उसके अंदर तानाशाही वाला, घमंड वाला भाव आ गया। ये बात सभी को पता है। ऐसे में जब ये चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे और जब चुनाव का प्रमोशन हो रहा था तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक खतरनाक बात कह दी थी आरएसएस के खिलाफ। सवाल आरएसएस और बीजेपी को लेकर किया गया तो जेपी नड्डा ने इंटरव्यू में बयान दिया कि पहले आरएसएस बीजेपी को चलाती थी क्योंकि पहले बीजेपी अक्षम थी, यानी पावर नहीं थी, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन आज सारी ताकत बीजेपी के पास है और बीजेपी अपने आप को खुद चला रही है, यानी आरएसएस हमें नहीं चला रही है, हम खुद पावरफुल हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले बोल दी। जेपी नड्डा ने यहाँ तक कहा कि हम दोनों अलग अलग हैं, हमारी विचार एक है, वो विचारधारा है और बीजेपी एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, पावर में है। हम एक दूसरे का सम्मान तो करते हैं, एक दूसरे के काम का सम्मान करते हैं, लेकिन वो आरएसएस जो है वो विचारधारा है। तो यानी एक तरह से जेपी नड्डा ने आरएसएस से पल्ला झाड़ लिया और अपने आप को बता दिया कि भाई हम अपने दम पर चल रहे हैं। यह बात जाहिर सी बात है आरएसएस को बुरी लगनी थी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी बुरी लगनी थी। ऐसे में इसके बाद जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि बीजेपी की जीत के बाद भी हार हुई। इसी बयान के बाद आरएसएस ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। आज जब तीसरी बार मोदी जी ने लंगड़ी सरकार बनाकर शपथ ग्रहण लिया और साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, 400 पार गधे के पिछवाड़े में चला गया, तो अब इस स्थिति में आरएसएस के मोहन भागवत ने मोदी सरकार और खासकर मोदी पर ही बिना नाम लिए प्रहार किया है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से और कहूँ तो लगभग 1.5-2 साल से आतंक मचा हुआ है, उत्पात मचा हुआ है। आरएसएस और बीजेपी दोनों खामोश थे, लेकिन जब बीजेपी ने आरएसएस के खिलाफ रवैया अपनाया तो मोहन भागवत ने ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया मणिपुर का और पिछले 10 सालों का भी जिक्र किया और कहा कि पहले शांति थी, अब शांति नहीं है, और कई तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मोदी जी को आड़े हाथ लिया। सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ये मंडे का बयान है, लेटेस्ट बयान है। नागपुर में आरएसएस की मीटिंग में यानी सभा में इन्होंने ये बात कही। और अब एक छोटा सा बयान इनका उस बयानात में से निकाल कर सुना देता हूं, जिसमें ये मोदी जी को हिट कर रहे हैं कि अकड़ नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ये काम मैंने किया है। जैसे मोदी जी के अंदर मैं है, उस मैं पर जोरदार तमाचा आरएसएस का। हम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है।
राष्ट्रीय सारा खेल पलट चुका है हजरात, चीजें बदल गई हैं। जब से बीजेपी जीत के बिहारी है, हर जगह से तस्वीरें पलटी हुई आ रही हैं। गोदी मीडिया की अच्छे से लंका लगना शुरू हो चुकी है और इनके चेहरे भी अपने आप खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। रजत शर्मा को कौन नहीं जानता, इसको ईमानदार, शरीफ, नेक, निहायत ईमानदार और तहजीब वाला माना जाता है। लेकिन ये गालीबाज है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का प्रवक्ता है और इंडिया टीवी का ये सबसे बड़ा दलाल है। ये मालिक भी है, सबसे बड़ा दलाल भी है। ये इतने गंदे होते हैं, जो भी मोदी के सपोर्टर होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि खुद मोदी का नाम और भाजपा का नाम अपने आप गिर जाता है। जैसे रजत शर्मा ने पहले उल्टे सीधे बयान, क्योंकि अब गोदी मीडिया ने पिछले कई सालों में जो गंद बोया है, अब कांग्रेस और विपक्ष इनको आकर नंगा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, पेशाब में बहा रहे हैं। तो अब जो इन्होंने गंदगी फैलाई है उससे ये मुकर रहे हैं, हमने ये बयान नहीं दिया था, नहीं मैंने ये नहीं कहा था। सारे एंकर इस लाइन पर आ गए कि मैंने ये नहीं कहा था आपके बारे में। सब कांग्रेस के सामने सफाई पेश कर रहे हैं। ऐसे में सोच के देखिए, एक कांग्रेस की महिला प्रवक्ता टीवी पर बैठी थी, यही वो विजुअल है जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरे दोस्तों, रागिनी नायक को लाइव प्रोग्राम में जब रागिनी नायक ने कहा कि आपने ये बयान नहीं दिया, तो मुंह फेर के किलसते हुए फ्रस्ट्रेटिंग मोड में आकर बहन की गाली बकते हुए, फुसफुसाते हुए लाइव सुना गया। ये रजत शर्मा की सच्चाई प्रभु श्री राम सामने ले आए, लेकिन अभी भी हिंदू नहीं समझे तो फिर क्या ही समझे। ये वीडियो ध्यान से सुनिए। लेकिन आप समझिए, मैंने क्या कहा था उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। ये है हिंदुओं का पसंदीदा चैनल, भाजपा का पसंदीदा एंकर, मोदी जी का करीबी व्यक्ति, जो नेशनल टेलीविजन पर विपक्ष की महिला को गाली बक रहा है, बहन की। तो ये सोच कर देखिए कि मानसिकता इनकी कितनी गंदी और घिनौनी होगी। हकीकत यह है कि बीजेपी के समर्थन में लोग इतने गंदे हो जाते हैं कि हैवान बन जाते हैं। जैसे आपने एक हैवान की तस्वीर देखी। अब अगर ये नेशनल टीवी पर एक कांग्रेस की स्पोक पर्सन रागिनी को बहन की गाली बक रहा है, तो असल जिंदगी में ये महिलाओं के साथ क्या क्या करता होगा, आपको अब ज्यादा दिमाग पर जोर देके समझने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक नया चेहरा और सामने आया है। बीजेपी के लोग और बीजेपी से जुड़े हुए लोग कितने घिनौने साबित हो रहे हैं, ये आपके सामने की बात है। अगर इसके बाद भी आप ना समझे तो फिर आपकी समझ पर ही मुझे अफसोस है। दोस्तों, बीजेपी का आईटी सेल हेड अमित मालवीय, आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम है। सोशल मीडिया पर जो गंदगी चलती है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये इकलौता होता है। इसकी खुद की पर्सनल मीटिंग अमित शाह और मोदी जी से होती है और फिर ये गंदगी चलाता है। पूरी दुनिया में बीजेपी आईटी सेल बदनाम है और आईटी सेल का काम करने का तरीका कितना घिनौना है दुनिया के सामने है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल का जो हेड अमित मालवीय है, उसके बारे में आरएसएस और हिंदुत्व संगठन, हिंदूवादी संगठन, हिंदू नेता के सीनियर लीडर जो बंगाल के हैं, नाम है शांतनु सिन्हा, उन्होंने पूरा लिखित में एक्सपोज किया है अमित मालवीय को। कहा है कि अमित मालवीय जो है वो बंगाल में महिलाओं के साथ 5 स्टार होटल में आपत्तिजनक हरकत करता है, उनका शोषण करता है। मुझे खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियों के साथ वो कैरम बोर्ड तो खेलता नहीं होगा होटलों में, साथ ही बीजेपी के दफ्तर में भी ये लड़कियों के साथ शोषण करता है। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए शांतनु
सिन्हा ने जो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लिखा है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन हम आसान आपको करके बता रहे हैं। इन्होंने पूरा ज़बरदस्त तरीके से आरोप लगाया है। ये आप देखिए, सोशल मीडिया पर शांतनु सिन्हा ने लिखा है कि महिलाओं का ये जो अमित मालवीय है बीजेपी IT सेल का, ये शोषण करता है। और बीजेपी पर कई सवाल इन्होंने धर दिए कि क्या ये बीजेपी होने दे रही है। मेरे दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैली और अमित मालवीय ने अपनी सोशल मीडिया पावर का इस्तेमाल किया। भाई सोच के देखिए, बीजेपी IT सेल जो पिछले 10-15 सालों में जहर की तरह फैली है और लोगों को अंधभक्त बनाने की ये मशीन है, उसकी पावर कितनी होगी ना अच्छी खासी पावर, ऑब्वियसली, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का ये बैसाखी है, उसकी आवाज़ है। ऐसे कैसे हार मान लेगा। इसने आनन फानन शांतनु सिन्हा के ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया। शांतनु सिन्हा के ऊपर तुरंत केस कर दिया गया और लॉ सूट फाइल कर दिया गया, नोटिस भेज दिया गया। देखिए, नोटिस अमित मालवीय खेल कर सच को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोदी जी सच सामने लेकर आएंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो अब गलत का साथ देना छोड़ देगी बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता। दोस्तों, ये नोटिस भेजा गया और इसके बाद शांतनु सिन्हा को कोर्ट के अंदर घसीटने की तैयारी की जा रही है। और आप जानते हैं, जो सच बोल देता है उसके साथ बीजेपी क्या करती है। बाकी आरएसएस और बीजेपी के बीच का ये टकराव का एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। हजरात मोहतरम, इसी मुद्दे पर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी। दोस्तों, उधर अब आइए, मध्य प्रदेश में जब मोदी सरकार ने, मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के दफ्तर में, तस्वीर देखिए, आग लगी हुई है, बीजेपी के दफ्तर में ओवर खुशी मनाई जा रही थी, जबरदस्ती, फर्जी, क्योंकि खुशी तो है नहीं तो दिखावा ज्यादा करना है। पटाखे फोड़े जा रहे थे, बीजेपी के दफ्तर में ही आग लग गई। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ठीक इसी तरह से कर्नाटका में सिर्फ 1 सीट जीत पाई बीजेपी, तो इस खुशी में इन्होंने मस्जिद के आगे जाकर ठुमका लगाया। लाख इनके मंदिर बनवा दो, अब इनकी जो अंदर नचनियाँ होती है ये मस्जिद के आगे जाकर निकलती है। ये तस्वीर देखिए, मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, आपत्तिजनक चीज़ें हैं। मस्जिद के आगे जाकर बीजेपी की जीत की खुशी मना रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरों की वजह से इंशाल्लाह आने वाले समय में बीजेपी पूरी तरह से 50 सालों तक के लिए ख़त्म हो जाएगी। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, शपथ समारोह जहाँ हो रहा था, जहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री तक शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहां देखा गया कि पीछे एक जंगली जानवर तेंदुआ घूम रहा है, जहां राष्ट्रपति मुर्मू आपको सामने नजर आ रही हैं। यह आज तक के द्वारा लिया गया फुटेज है, आपके सामने ध्यान से देखिए। सर्कल के अंदर आपको एक तेंदुआ या चीता टाइप में कोई शय जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये क्लिप वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन और वहां के प्रशासन ने, सांसद के प्रशासन ने, राष्ट्रपति भवन के प्रशासन ने क्लियर किया कि ये जो है पालतू बिल्ली है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति भवन में कौन ऐसे लोग रह रहे हैं जो इतना बड़ा बिल्ली पाले हैं? आपको लगता है ये इतनी बड़ी बिल्ली होगी?
चलिए 1% के लिए मान लिया बिल्ली है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। तो ये भी माना जाएगा कि भैया ये जो शपथ ग्रहण हो रहा था इसका रास्ता बिल्ली काट गई। जैसा मैंने कहा, जो इस गंदगी का हिस्सा बने थे वो धीरे धीरे पलट रहे हैं। यानी आपको मेरी एक वीडियो का टाइटल याद होगा, औकात में वापसी। गौतम गंभीर बीजेपी के लिए जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे और बीजेपी के नेता थे, तो आपको मालूम है गंद पर ये भी पूरी तरह से उतारू थे। बकवास बातें, उल्टे सीधे बयान ये दे रहे थे। लेकिन आपके सामने अब इनकी सच्चाई है। घर वापसी की तस्वीर देख लीजिए। गौतम गंभीर ने मोदी का परिवार का जो टैग लगाया गया था वो हटा दिया है। बीजेपी का जो लोगो था वो अपने ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अपने बैनर से बीजेपी को हटाकर भगत सिंह की तस्वीर लगा ली है। मेरे दोस्तों, अब ये वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जनता से यही कहूँगा कि जो बीजेपी से निकल रहे हैं, याद रखिएगा इन पर भरोसा करना ऐसा है जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हजरत मोहतरम, यूपी में योगी जी का भरम टूटा, योगी जी का ईगो टूटा और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि बुरी तरह से हार मिली। मोदी जी आंख उठाकर भी योगी जी को देख नहीं रहे हैं, एक टुक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के लोगों से हार का बदला ले रहे हैं। कुकरेल नदी प्रोजेक्ट के बहाने कुकरेल नदी के पास जो बसाव है, पिछले 50-60 साल से लोग रह रहे हैं और उनके पास सरकारी कागजात भी ज़मीन और घर के मौजूद हैं। उनके घरों को अवैध बताकर हिंदू मुस्लिम हो कोई भी हो, सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। लगभग 1100 मकानों को तोड़ा जा रहा है। उस इलाके में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की बसावट है और कहा जा रहा है उससे ज़्यादा भी हैं। और आपको मालूम है कि 1 लाख में 1 लाख मुसलमान नहीं हैं, उसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन है, नदी के पास है और नदी का यहाँ प्रोजेक्ट है, नदी की खूबसूरती ख़राब हो रही है तो आपकी बसावट को हटाया जाएगा। यानी ठीक वही अयोध्या वाला, जिस वजह से अयोध्या में बीजेपी हारी है। यानी अयोध्या वासियों के मकानों को, जिनके 200-200 साल पुराने के रिकॉर्ड हैं, उनके घरों को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि सामने राम मंदिर की जो सड़क और एरिया बनाना है वो गली सीधी करनी है। अब रास्ते में कोई छोटा मंदिर आ रहा है या हिंदू की दुकान आ रही है, सभी को तोड़कर सड़क चौड़ी करके सीधा ये सब किया गया। ठीक इसी तरह से अब लखनऊ में भी शुरू किया है। 12 साल की बच्ची ने वीडियो बनाकर अखिलेश यादव से मदद मांगी। अंकल जी और राहुल अंकल जी से ये अपील करना चाहूंगी कि हमारे अपर नगर की मदद कीजिए, क्योंकि मैंने उनको कई बार देखा है कि वो जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हजरात, कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। हिंदू को ही गरिया रहा है। अब एक तस्वीर ऐसी दिखाऊंगा जो काफ़ी शर्मनाक है, लेकिन ये वार्निंग है पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए कि बीजेपी का अगर आज आपने साथ नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में आपके साथ भी यही होगा। अयोध्या में बुरी तरह से बीजेपी जो हारी है, बीजेपी के समर्थक और अंधभक्त इतने बौखला गए हैं कि अब ज़मीन पर पवित्र अयोध्या का नाम लिखकर अयोध्या में ही आग लगा रहे हैं। तस्वीर ये देखिए, मतलब हद हो गई है। अयोध्या के लोगों को, हिंदुओं को गद्दार कहा जा रहा है। साथ ही अब इस लेवल पर आ गए हैं कि उनको पूरे अयोध्या को आग लगाने के मैसेज और संकेत दिए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, पहले ही मैंने कहा था, साल भर से कह रहा हूं कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं को खतरा हिंदू से है। देख लीजिए, सवाल यह है कि अयोध्या की पुलिस क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, या यूं कहूं कि मोदी जी ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। बको गाली यूपी के लोगों को, बको गाली अयोध्या के लोगों को। दोस्तों, बीजेपी से जो जुड़ा हुआ है वो कितना घिनौना है, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान तो नहीं है, हिंदू को ही गाली बकरा माँ बहन की।
यहाँ अब एक और स्तर गिरता हुआ। मंदिर के गेट के सामने हूँ दोस्त, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की भीड़ रहती थी, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन अयोध्या में जब से चुनाव भाजपा हारी है, और देख सकते हैं हिंदुत्व पे समझ लीजिए खतरा आ रहा है मेरे भाई, और आप देख सकते हैं अब क्या दशा है। आप देख एकदम भीड़ खत्म हो गई भाई, और हमें लगता है कि अयोध्या के लोगों से हमारे हिंदू भाई रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा कर्म किए हैं मादर अयोध्या वाले, कि देख सकते हैं देश की जनता को रुष्ट होना तो सही ही है, क्योंकि ये लोग ऐसा काम किए हैं। आप देख सकते हैं, और भीड़ एकदम खत्म हो गई है। अयोध्या में कोई बस 100-200 आदमी है मंदिर के लिए, नहीं तो हजार लोग यहाँ पे खड़े होने का जगह नहीं मिलता था दोस्त। लेकिन ये दशा है, और अयोध्या वाले गलत किए हैं, क्योंकि ये मादर चोर थे और मादर चोर रहेंगे, ये तो पक्का है। सिर्फ पुरुष नहीं, हिंदू लड़कियां भी अयोध्या और खासकर यूपी के पूरे यूपी के हिंदुओं को गरिया रहे हैं। एक कुत्ते की नस्ल की घटिया बीजेपी की सपोर्टर है, लड़की है, पूरे यूपी को हमारे गरिया रही है। कह रही है कि तुमने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा, ये तो बीजेपी थी, जिस थाली में खाया उसी में मुँह दिया। ये मेरे जुमले नहीं है, सुनिए। हाँ भाई यूपी वालों, जिस थाली में खाता है उसी थाली में मुँह दिया। वैसे अचंभे की कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, ये तो खाली बीजेपी थी। राम मंदिर जाते हो ना घूमने, पिकनिक मनाने, फैमिली के साथ एंजॉय करने। अब एक बात भी ध्यान में देते हुए जाना कि ये घूमने का अवसर, एंजॉय करने का अवसर तुम्हें किसकी वजह से मिल रहा है? तुम्हारे बाप की वजह से। और तुम्हारा बाप कौन है? नरेंद्र मोदी। जाओ बेटा जाओ, एंजॉय करो। अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस क्या कर रही है, अयोध्या पुलिस क्या कर रही है, ऐसे लोगों को क्यों छूट दे रही है? छूट दे भी रही है तो ये हिंदू का मामला है, हिंदू मुसलमान का नहीं। बीजेपी और हिंदूवादी लोगों ने स्कूल को छोड़कर गुरुकुल और हिंदूवादी जो संस्थाएं हैं उसमें लोगों को कहा कि उसमें पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को भेजो। गुजरात के स्वामी नारायण गुरुकुल का ये वीडियो देख लीजिए। जो भी हिंदू अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज रहे हैं, इल्ज़ाम मदरसों पे लगता है, लेकिन गुरुकुल देख लीजिए। गुजरात में ये गुरुकुल है, स्वामी नारायण गुरुकुल। उसके अंदर गुरुजी अपने पुरुष एक लड़के के साथ, नाबालिग लड़के के साथ नहा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर और दूसरे न्यूज़ चैनल पर वायरल हो चुकी है। अच्छा, यूपी पुलिस शायद कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यूपी पुलिस सो रही है, नशे में है। ये कहावत है कि नशे में होना, लेकिन हकीकत यह है कि सहारनपुर का एक वीडियो है जिस पे पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत है। व्यक्ति एक वीडियो बना रहा है पुलिस वाले की, सवाल कर रहा है, और पुलिस वाला फुल नशे में नज़र आ रहा है। शायद इसी वजह से ये जो अयोध्या को गाली बक रहे हैं लोग और जो अयोध्या के हिंदुओं को गरिया रहे हैं, इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि हाल ये है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? कौन से थाने से हो भैया? मैं चलूंगा आगे। कौन से थाने से हो? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम मेरे अधिकारी हो। कौन से थाने से हो? बेट से हो? कहाँ से हो? बताओ, तुम मेरे अधिकारी हो क्या? क्या नाम है आपका? क्यों बताऊँ? तुम्हारे अधिकारी हो। वर्दी की लाज रखो भाई। हाँ बिल्कुल लाज रख ली। वर्दी की लाज रखो। या तो कपड़े भाई चल दिए तेरे कपड़े निकाल के पियो, या तो क्यों पियो? तेरे बाप की थोड़ी है। हम चल दिए यहाँ से भाई। क्या नाम है आपका भैया? तेरा कर्जा ले रखा गया जो तुझे बताऊं। कौन से थाने से हो? तेरा कर्जा ले रखा गया जो तुझे बताऊं। कौन से थाने से हो ये तो बता दो। अपने आप पता निकाल कर, ये वीडियो तो तू बना ही रहा है। भैया नाम तो बता दो अपना। अरे क्यों बताऊं? तेरा कर्जा ले रखा। आप पुलिस की वर्दी में है, शराब पी रखी है, रोड पे घूम रहे हैं। तू घूम रहा हूँ। कोई हादसा अगर हो गया? हादसा हो गया मैं जिम्मेदार हूँ, तू जिम्मेदार होगा। कोई हादसा अगर हो गया आपके साथ? अरे तू जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। आप गिर रहे हैं, कोई अगर हादसा हो गया कौन जिम्मेदार होगा? ये कहाँ गिर रहा हूँ? तेरी वीडियो में तू बता दे कहाँ गिर रहा हूँ। आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्यों नहीं खड़ा हो जाए जा रहा? तू बुआ मैं तेरे में चाटा मार के दिखाऊं। चाटा मारोगे? चाटा मारोगे? चाटा मारोगे? मारूंगा। चाटा मारो, मारो। आजा तेरे में
दो ना बढ़िया से दो लगा के दूंगा। इतना ही नहीं, एक और वायरल वीडियो है जो मिर्ज़ापुर का बताया जा रहा है और ये यूपी पुलिस का हाल है। यूपी पुलिस का यही हाल है। ये योगी की पुलिस है। योगी जी को झटका लगा है, लेकिन ये झटका उनके ईगो पर लगा है। अब जो शायद चीज़ों को ठीक करने के बजाय और बिगड़ता हुआ हम देख रहे हैं। मिर्ज़ापुर में यूपी पुलिस का एक सिपाही तैनात है। हाल ये है कि वो गांव के इलाके के बच्चों को बुलाकर अपने हाथ पैर दबवा रहा है, सेवा करवा रहा है। माननीय अतीक अहमद को जो कत्ल किया गया, सबको पता है कि साजिश के तहत किया गया। ये सरकार ने करवाया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करवाया। ये सबको पता है। सवाल आज तक उठ रहे हैं। आज यूपी पुलिस के एक उत्तर प्रदेश सिरारा थाना के SHO धीरेंद्र एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिकली। किसी मसले में हिंदू संगठन से उनकी बहस हो रही थी और उसी में उन्होंने फ्लो में एक्सेप्ट कर लिया कि अतीक को सेट करके आया हूं। जी हाँ, यानी अतीक को ठिकाने लगाकर आया हूं। इस बयान को ध्यान से सुन लीजिए। माफिया को सही करके सुना है जैसे अतीक को सही करके आ रहा हूँ। तो ये है योगी सरकार, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अब बताइए आपको क्या करना है। और जो किया है यूपी में योगी सरकार, बीजेपी सरकार के साथ हिंदू भाइयों ने, उसके लिए गालियां भी सुननी पड़ रही है। लिहाजा अगली बार और अच्छे से सफाई कीजिएगा ताकि जो गाली बकने की आज इतनी हिम्मत है वो ख़त्म हो जाए। और अंधभक्तों के लिए एक और दुख खबरी। अंधभक्तों के नए जीजा अब आने वाले हैं। बड़े खूबसूरत है, हैंडसम माशाल्लाह। ज़हीर इकबाल नाम है। सोनाक्षी सिन्हा जो हैं, वीडियो देख लीजिए, सामने आ गया है। साथ में सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया ज़हीर इकबाल से शादी करेंगी 23 जून को इंशाल्लाह। देखिए, सूपड़ा साफ होना ज़रूरी है। बीजेपी के मुंह पर ये जो करारा तमाचा लगा है, उसके रुझान आना शुरू हो गए हैं। देखिए, गोदी मीडिया के इस सोर्स से स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, फोटो है। पढ़े लिखे इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। केंद्र में TDP का मुस्लिम आरक्षण। अब मुसलमानों के साथ इतना बुरा कर दिया मोदी जी ने कि अब वो सारी गंदगी समेटने के चक्कर में हैं कि अगली बार ये जिस गंदगी की वजह से हारे हैं वो हार न हो और 400 पार हो जाएं और फिर उसके बाद फुल पावर में आकर ये जो इनको करना हो करें। लेकिन अब देश समझ चुका है कि अब ये तो आधा साफ किया है, अगली बार पूरा हम साफ कर दें। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की राजनीति का। दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ आवर इंडिया। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और तमाम अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जान हथेली पे लेकर खबर बताते हैं, दर्जनों केस झेल रहे हैं, यहाँ पेशी वहाँ पेशी, इस थाने उस थाने। इस तमाम चीज़ों के बावजूद सिर्फ आपका व्यू नहीं चाहिए, इतना तो कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने कर रखा है तो इतना मेरे लिए कीजिए कि मतलब हम लोग वो हो चुके हैं कि यार अगला इंसान मरे तो मेरे फ़र्क ना पड़े। अरे भाई, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा काम ज़रा भी पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के फ़ोन को भी लेकर आप खुद ही हमारा चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। इससे बेनिफिट ये होगा कि आज जिस ताकत से मैं बोल रहा हूँ, उस आपके एक सब्सक्राइब से मेरी ताकत को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए। चलिए, जय हिंद।